दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है कैसा ये प्यार है। गाड़ी में बैठते ही पूनम ने कार की खिड़कियां पूरी खोल दी। हवा के तेज़ झोंकों से बालों की गिरह जैसे खुलने लगी और शायद पूनम के मन की भी और अतीत की भी। रचना रितेश की सिर्फ पत्नी नहीं थी, उसकी बहू भी थी। रितेश उसकी इकलौती संतान थी। हर माँ की तरह अपने बेटे के लिए उसके भी कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे, पर रितेश ने पूनम को उसके लिए बहू ढूंढने का मौका तक नहीं दिया था। इस बात के लिए कहीं ना कहीं वे रचना को ही दोषी मानती थी। रचना ने ही उसे अपने रूप जाल में फांस लिया होगा। वह यही सोचती, मेरा रितेश तो पूरा गऊ है। रितेश और रचना के प्यार की डगर भी कहाँ आसान थी, काफ़ी कठिन थी। रितेश की बेरोज़गारी और दोनों परिवारों की असहमति, कुछ भी तो नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं था तो बस एक दूसरे पर केवल विश्वास। वह दिन था और आज का दिन है। कार के आगे की सीट पर हितेश और रचना आसपास बैठे हुए थे। प्रशांत ने ज़बरदस्ती उसे रितेश के साथ आगे बैठा दिया था। रितेश, आज तुम गाड़ी चलाओ, मैं पीछे आराम से तुम्हारी मम्मी के साथ बैठूंगा बैक सीट पर। रचना की आंखों में संकोच उभर आया, पर प्रशांत की ज़िद के आगे उसकी एक न चली और उसे फ्रंट सीट पर ही बैठना पड़ा। शादी के बाद उसका रंग कितना निखर आया था, कितनी प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाल साड़ी में सिमटी रचना की काया उसके गोरे रंग में जैसे घुल मिल गई थी। रितेश की आंखों और चेहरे के भावों से रचना के लिए प्यार बार बार छलक ही आता था। पूनम का मायका बगल वाले शहर में ही था। मुश्किल से 1.5 घंटे का रास्ता था। पूनम की माँ का स्वास्थ्य आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कुछ दिनों से वे खुद को अस्वस्थ महसूस कर रही थी और वे बार बार रितेश और रचना को देखने की लगातार जिद कर रही थी। प्रशांत को तो जैसे ससुराल जाने का बहाना चाहिए होता था। 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने फरमान जारी कर दिया था कि अगले हफ्ते शनिवार और रविवार को छुट्टी है, इसलिए सुबह सवेरे ही निकल जाएंगे और 2 दिन रहकर ही उसके बाद वापस आ जाएंगे। रचना को आसपास घुमा भी देंगे। इसका शादी के बाद घर से बाहर निकलना ही नहीं हुआ है। वे लोग बड़े सवेरे ही निकल लिए थे। मौसम बड़ा ही खुशगवार था। हल्की हल्की धूप निकल आई थी। प्रशांत बड़े उत्साह से रास्ते में पड़ने वाली सब चीज़ों को रचना को एक एक करके दिखा रहे थे। रितेश, आगे मोड़ पर गाड़ी रोक देना बेटा। क्यों, क्या हुआ पापा? अरे वो जो ढाबा है ना, बस वहीं। वहाँ की चाय और प्याज की पकौड़ियाँ बड़ी लजीज होती हैं। रचना को भी तो पता चले कि मेरे ननिहाल किसी से कम नहीं है। प्रशांत ने पूनम को शरारत से देखा। प्रशांत पूनम को छेड़ने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ता। वो उससे कभी बाज नहीं आते, कहीं भी शुरू हो जाते थे। चौक आने पर सब गाड़ी से उतर गए। ढाबा वाकई बहुत सुंदर था। बांस की लकड़ियों को बीच से आधा आधा काट कर बाड़ बनी थी, जिसे लाल और हरे रंग के पेंट से करीने से पोता गया था। गेरू से पुते हुए ईंटों की बनी क्यारियों में पीले और नारंगी रंग के गेंदे के फूल खिले हुए थे। एक लड़का लोटे में पानी भरकर उसके मुंह को हाथ से दबाए मिट्टी पर पानी का लगातार छिड़काव कर रहा था, जैसे ज़्यादा मिट्टी ना उड़े। लेकिन मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू मन को तरोताज़ा कर रही थी। पूनम बस मन ही मन यही सोच रही थी कि देश विदेश कहीं भी चले जाओ, महंगे से महंगा परफ्यूम भी इस खुशबू का मुकाबला नहीं कर सकता। ढाबे के बाहर एक तरफ
चारपाई बिछी हुई थी और दूसरी तरफ गोल मेज़ के चारों ओर कुछ कुर्सियाँ रखी हुई थी जिन्हें जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता था। धूप में पड़े पड़े कुर्सियों के रंग फीके पड़ चुके थे, लेकिन और क्या किया जा सकता था। खालिस सरसों के तेल में तलती पकौड़ियों की खुशबू ढाबे के बाहर तक आ रही थी। पकौड़ियाँ बनाने वाला व्यक्ति शायद खुद ढाबे का मालिक था। उसके हाथ तेज़ी से बेसन को जल्दी जल्दी फेंट रहे थे। सालों की आदत की वजह से उनका हाथ बिल्कुल नपा तुला था। ना किसी चम्मच की ज़रूरत और ना ही किसी तराजू की। लकड़ी के खांचे में रंग बिरंगी मसाले भरे हुए थे। वह एक हाथ से बेसन फेंटता जाता और दूसरे हाथ से जल्दी जल्दी और बीच बीच में मसाले डालता जाता। हल्दी, लाल मिर्च, नमक, अजवाइन और शायद चाट मसाला। ये क्या है? रचना ने उत्सुकता से ढाबे वाले से पूछा था। हमारे ढाबे का खास मसाला है, इसे हमें घर में ही बनाते हैं और किसी को भी इसकी रेसिपी नहीं देते हैं। रचना निराश हो गई। उसका चेहरा थोड़ा सा उतर गया। पूनम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब वे भी नई नवेली थी तब उनकी आंखें भी इसी तरह नए नए मसाले और स्वाद को हमेशा से ढूंढा करती थी। बगल में खड़ा लड़का ग्राहक को आता देखकर आरी जैसे चाकू से तेज़ी से फटाफट प्याज काटने लगा। ढाबे का मालिक अपने सधे हुए हाथों से प्याज को बेसन में घोलता और उनकी एक समान गोलियों को गरम तेल में सरका देता। उन्हें देखकर उनका एक नौकर बोला, साहब आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे? बाहर या अंदर? कहीं भी बैठा दो भाई, बस जगह साफ़ सुथरी हो। हमें यहाँ कोई बसना थोड़ी ही है। वह ज़रा सा हंस पड़े और मुस्कुराते हुए मजाक करने लगे। साहब अंदर एसी रूम भी है और फैमिली के लिए भी। अगर आप चाहें तो अलग से बैठने का हिसाब है, वहाँ बैठ सकते हैं। आप कहें तो आपका वहीं लगा दूँ एसी इस मौसम में? नहीं भाई नहीं, हम तो यहाँ आराम से बस बाहर ही बैठेंगे और यहीं पर गर्मा गर्म पकौड़ियों और अदरक वाली चाय का आनंद लेंगे। तुम बस जल्दी से जल्दी इंतज़ाम कर दो। प्रशांत आज बहुत ही हल्के मूड में थे। पूनम और रचना वहीं चारपाई पर बैठ गईं। एक 17-18 साल का लड़का हाथ में कुल्हड़ और चाय की केतली लिए हुए हाजिर था। वह झटपट सबको चाय परोस देता। उसके पीछे पीछे ढाबे का मालिक जो कि पकौड़ियाँ तल रहा था, एक हाथ में प्याज की पकौड़ी और दूसरे हाथ में धनिया और हरी मिर्च की अधकचरी चटनी लिए खड़ा था उन्हें देने के लिए। पकौड़ियों के साथ धनिया मिर्च की चटनी जैसे सोने पे सुहागा का काम कर रही थी। घर में कितने ही आइटम बना लो पर इन जैसा स्वाद कभी नहीं आता। प्रशांत, रितेश और रचना उसके स्वाद में जैसे डूब गए। पूनम चुपचाप चाय की चुस्कियाँ लेती रही। पकौड़े के हर टुकड़े के साथ प्रशांत के मुंह से वाह वाह निकलता रहता। प्रशांत खाने के बहुत शौकीन थे। शहर का ऐसा कोई भी ठेला नहीं होगा, ऐसा कोई ढाबा या होटल नहीं था जो उनकी नज़र से बच जाए। वह हर एक का शौक़ लेते थे। पूनम प्रशांत का ठीक उल्टा थी। उन्हें सीधा सादा केवल घर का खाना ही पसंद था। तभी रचना की नज़र दूर किसी आकृति पर पड़ी। पापा वह क्या है? अरे वो तो बहुत पुराना किला है, यहीं पास में है। किसी राजा ने बनवाया था। इतिहास मेरा शुरू से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। तेरी मम्मी ही बता सकती है कि किसने बनवाया। तेरी मम्मी का मायका है भाई, सुना है इनके रिश्तेदारों ने बनाया था। वो कहकर हंस पड़े। प्रशांत ने पूनम को फिर से छेड़ा। आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। रचना क्या सोचेगी भला आपके बारे में? अब आप ससुर हो चुके हैं, ज़रा सोच समझकर मजाक कीजिएगा, समझे आप? अरे भाई तो क्या हुआ, अपने बच्चों के साथ ही तो मजाक कर रहे हैं, किसी और के साथ थोड़ी कर रहे हैं। प्रशांत उसी तरह हंसते रहे। आओ रचना, आ जाओ,
आज तुम्हें यह किला भी दिखाते हैं और लगे तो तुम्हारे साथ हम भी देख लेंगे, काफ़ी वक्त से नहीं गए हैं वहाँ। पूनम कुछ कहना चाहती थी पर उनके शब्द मौन हो गए थे। किस हक से रोकती और क्यों? वे उन परछाइयों से जितना भी दूर भागती वे उतना ही उनकी देह उनके जीवन से चिपक जाते थे। गाड़ी अब तेज़ी से किले की तरफ बढ़ती जा रही थी और पूनम का मन ना जाने क्यों अचानक से टूटता जा रहा था। अतीत की कोई बात उसे परेशान कर रही थी। शादी के बाद एक दो बार वे प्रशांत के साथ भी इसी किले पर आई थी, पर कोई न कोई बहाना करके वे वहाँ से जल्दी वापस चली आती, जैसे यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वे उन यादों से, उन सभी बातों से दूर रहना चाहती हूँ। सुबह का समय था, किले में भीड़ अभी कम ही थी। रितेश अपने मोबाइल से रचना और किले की तस्वीरें ले रहा था। पूनम और प्रशांत जानबूझकर किले में जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। वे नवयुगल को छोड़कर आगे बढ़ गए। वे दोनों कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते थे। किले की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते पूनम अचानक से थक गई थी। पूनम और प्रशांत चलते चलते किले के भीतरी भाग तक पहुंच गए थे। पूनम की आंखें तेज़ी से ऐसे लग रहा था जैसे कुछ ढूंढ रही थी। लाल गुलमोहर से लदा पेड़ और पेड़ के नीचे वह लकड़ी की बेंच आज भी वहाँ वैसी ही पड़े थे। कुछ भी तो नहीं बदला था। आज भी बेंच पर गुलमोहर की सुर्ख लाल पंखुड़ियाँ वैसे ही बिखरी हुई थी जैसे वर्षों पहले बिखरी थी। वर्षों हो गए थे यहाँ आए हुए। हमेशा सोचती थी वे, उनकी मोहब्बत को मुकम्मल जहां ना मिल सका तो शायद किसी को भी ना मिलता होगा। गुलमोहर के फूलों के बीच झांकती रेशमी किरणें क्या फिर किसी प्रेमी युगल जोड़े पर वैसे ही बिखर सकी होंगी जैसे उन पर बिखरी थी? क्या फिर कभी गुलमोहर के तले पड़ी यह बेंच पहले की तरह आबाद हो सकी होगी जैसे हमने की थी? कितने अरमानों और दर्द में लिपटी सिसकियों की गवाह थी ये बेंच सभी जोड़ों की। क्या कभी फिर किसी प्रेम युगल की मासूम हंसी से वह खिलखिलाई होगी, या फिर सिर्फ यात्रा की थकान से चूर राहगीरों को पल भर के लिए ही सही लेकिन फुर्सत से सांस लेने के लिए सिर्फ कुछ ही दूर एक बेंच बनकर ही रह गई होगी? क्या बेंच की उन उखड़े पेंट के बीच दबी दबी सिसकियों को कोई भला सुन पाया होगा? शायद नहीं। अब पूनम थक चुकी थी। थकान से उनकी सांसें ज़ोर ज़ोर से चल रही थी, जिसकी आवाज़ अब प्रशांत ने भी महसूस की। यह थकान शायद उसके तन से ज़्यादा उसके मन की थी। ना जाने क्यों फागुन बेरंग सा लग रहा था। एक पल को तो उसे ऐसे लगा जैसे गुलमोहर और वो बेंच उदास नज़रों से केवल उसे ही देख रहे थे। आखिर वे ही तो गवाह थे उनकी उस अनकही दास्तां के, एक ऐसी कहानी की जो कभी भी मुकम्मल ना हो सकी। गुंबद के दाहिने हाथ पर संकरे से गलियारे में सूखी पत्तियां आज भी वहीं पर बिखरी पड़ी थी। ना जाने क्यों पूनम के कदम उस गलियारे की तरफ चुपचाप बढ़ गए। पूनम ने दबे पांव गलियारे में प्रवेश किया, पर सूखी पत्तियों ने उनके आगमन की चुगली कर दी। पूनम चुपचाप गलियारे में आगे बढ़ गई। पूनम के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। वह पेड़ महज पेड़ नहीं, उनके खूबसूरत अतीत और यादों का गवाह भी था। जो दीवारें उन्हें परिचितों की तरह देख रही थी, उनके हल्के से स्पर्श को पाकर मानो वे जी उठी। उनकी उंगलियों की खुशबू उन दीवारों में भी फैल गई जिन्हें वे अपनी जवानी में काफ़ी बार छू चुकी थी। गलियारे के अंतिम छोर पर झरोखे के नीचे हाथ फेरते हुए पूनम के हाथ उन खुरदरे शब्दों से टकरा गए। पूनम संग संतोष 1985।
उन्हें लगा मानो उन्होंने बिजली के नंगी तारों को छू लिया हो। आज भी, इतने वर्षों बाद भी, वह नाम यहाँ पर वैसे ही खुदा था। होता भी क्यों ना, उन्होंने अपने दुपट्टे से सेफ्टी पिन निकालकर किले के इस संकरे गलियारे में दुनिया से छुपाकर जो उकेरा था, इस कोने में जहाँ उसे कोई भी ना देख सके। कहते हैं मरते मरते एक दिन इच्छाएं भी मर जाती हैं, पर क्या प्यार भी? मौसम अब खुशनुमा हो रहा था। फरवरी की गुलाबी ठंड और हल्की धूप में गुलमोहर पूरी तरह से खिलखिला रहा था। अचानक न जाने कैसे आसमान में काले बादल छा गए थे। इस मौसम में काले बादल कैसे भला? पूनम को लगा ये महज बादल नहीं बल्कि उनके हृदय का प्रतिरूप है। आंखें न जाने क्यों सजल हो आईं। सिर्फ बारिश ही नहीं भिगोती मन को। जब आर्द्रता बढ़ जाए तो मन यों भी बरस जाता है अपनी यादों के कारण। वे यादों के गलियारे में 30 साल पीछे खड़ी थी। किसी ने देख लिया तो तुम और मैं एक ही तो हैं पगली। कितने आत्मविश्वास से संतोष ने उस दिन उनसे कहा था। आज भी वह नाम उन बीते हुए लम्हों की याद दिला रहा था। बंद दरवाज़ों पर भी प्रेम ज़रा सा पर अब भी बाकी है। सब कुछ सूख गया, फिर भी हरियाली थोड़ी सी बाकी है। किसी की लिखी हुई ये पंक्तियाँ अनायास ही उसे याद आ गई। पूनम ने नज़र उठाकर देखा, पूरा का पूरा किला प्रेमी प्रेमिकाओं के प्यार का गवाह बना हुआ था। सबके नाम वहाँ लिखे हुए थे। किले की दीवारों, झरोखों, यहाँ तक कि छतों पर भी प्यार की निशानियाँ चौक, लाल ईंट या फिर किसी नुकीली चीज़ से उकेरी हुई थी। पूनम सोच रही थी इसमें से कितनों की मोहब्बत अपनी मंजिल को पा पाती है या फिर बस यूं ही इबारत बनकर रह जाती है। प्रशांत अचानक से पूनम को ढूंढते ढूंढते उस गलियारे तक पहुंच गए थे। अरे तुम यहाँ? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, तुम यहाँ कैसे चली आई? पूनम ने कोई जवाब नहीं दिया और वे दीवारों का सहारा लेकर गलियारे से निकलने लगी तो प्रशांत ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। पूनम की आंखें जैसे मुस्कुरा दी। उन मजबूत हाथों के सहारे ही तो जीवन के 30 वसंत पार कर चुकी थी। उन्हें हमेशा लगता था कि प्यार उनसे रूठा हुआ है। प्रशांत का साथ सर्द गुलाबी रातों में पश्मीने की तरह ही तो था। प्रशांत ने हमेशा की तरह पूनम की साड़ी के आंचल से अपने चश्मे को साफ किया और गुंबद की नक्काशी को ध्यान से देखने लगे। अरे पूनम, देखो यहाँ तुम्हारा नाम लिखा है, पूनम संग संतोष 1925। वैसे ये संतोष कौन है? प्रशांत की बात सुनकर पूनम का चेहरा लाल और कान गर्म हो गए। एक पल के लिए उसे ऐसे लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। सारी दुनिया में एक मैं ही पूनम रह गई हूँ क्या? सास ससुर बन गए हैं हम, कुछ सालों में दादा दादी भी बन जाएंगे और आप मजाक करना नहीं छोड़ते। पूनम प्रशांत का हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ गई। एक अनजाने डर ने उसे जैसे जकड़ लिया था। कहीं प्रशांत को कुछ नहीं, वो दास्तां उनके दिल में कब की दफन हो चुकी है। उस मरी हुई मोहब्बत, उन अरमानों ने आज वर्षों बाद एक बार जैसे करवट ली थी। क्या प्रशांत ने उनकी चोरी पकड़ ली थी क्या उसकी आंखों में? अरे यार, तुम तो नाराज़ हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। देखो कितने सारे नाम यहाँ लिखे हैं, अब मान भी जाओ, चलो आ जाओ। पूनम ने जैसे मन ही मन राहत की सांस ली। सामने से रचना और रितेश उन्हीं की तरफ चले आ रहे थे। दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते थे। भगवान ने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। बेटियां ही बहुएं बनती हैं, बदलती देहरियां हैं। प्यार लेते देते
कब चुपके से बहुएं बेटियां बन जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। नई नवेली बहू रचना ने लाड़ से पूनम का हाथ पकड़ा। माँ, आइए, आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं। यहाँ इसी किले में उस अल्हड़ सी लड़की में न जाने क्या जादू था। सब बिना सोचे उसके पीछे पीछे चलते चले गए। रचना के हर कदम के साथ पूनम के दिल की जैसे धड़कन बढ़ती जा रही थी। वह न जाने किस चीज़ की अपेक्षा कर रही थी। रचना उसी गुंबद के सामने खड़ी थी जिससे उनकी यादें जुड़ी थी। गुंबद के दोनों तरफ संकरासा गलियारा था जो झरोखे पर आकर मिलता था। उन गलियारों को देख ऐसा लगता मानो वे गुंबद से गलबहियाँ कर रहे हों। रचना ने पूनम का हाथ पकड़ा और गुंबद के बाईं तरफ संकरे गलियारे की तरफ मुड़ गई। रचना संग रितेश और एक बड़ा सा दिल। 2021। पूनम का दिल धक से कर रह गया। माँ, कॉलेज से निकलने के बाद रितेश तो आपके पास वापस आ गए थे और मैं दिल्ली अपने मम्मी का पापा के पास चली गई थी। तब हमारा आपस में मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया था। महीने में एक शनिवार को मैं उससे ऑफिस के बहाने दिल्ली से यहीं पर मिलने आती थी। शादी के पहले 1-2 बार हम यहाँ आए थे। उस वक्त रितेश ने मुझसे कहा था कि शादी के बाद तुम्हें यहाँ ज़रूर लेकर आऊँगा और हम अपनी यादें ताज़ा करेंगे। आप आज सुबह पापा से कह रही थी ना कि रितेश से ज़्यादा रचना माँ से मिलने को इच्छुक है। मैं सिर्फ नानी जी से मिलने की नहीं बल्कि इस वजह से भी यहाँ आना चाहती थी। हमें अपने पुराने सपने फिर से देखने थे। रचना ने शर्माते हुए रितेश की ओर देखा। रितेश अपनी पोल खुलता देख एकदम से झेप सा गया। प्रशांत खिलखिलाकर हंस पड़े उन दोनों की बातें सुनकर। अब समझ आया रितेश हफ्ते में 3 दिन कौन सा ओवरटाइम कर रहा था और वो सब एक साथ हंस पड़े। प्रशांत की बात सुनकर सबके चेहरे पर सहज मुस्कान खेल गई। पूनम और प्रशांत उसी बेंच पर बैठ गए जहां वर्षों पहले दुनिया से छिपकर पूनम और संतोष दोनों अकेले आकर बैठकर घंटों बातें किया करते थे। पूनम ने गुलमोहर की ओर देखा। सूरज की किरणें छन छन कर आ रही थी। बेंच पर गुलमोहर के फूल आज भी वैसे ही बिखरे हुए थे। उन्हें लगा मानो वे कह रहे हों, देखो, यहाँ लिखे नाम सिर्फ इबारत बनकर नहीं रह जाते। प्यार एक समंदर की तरह होता है, जितना लेकर जाता है उतना ही वापस भी कर देता है। हाँ, यह बात अलग है, वह प्यार भी हो सकता है या फिर सिर्फ इंतज़ार। संतोष ना सही, प्रशांत उन्हें प्यार के रूप में हमेशा से मिला था। आज रचना और रितेश को देखकर उन्हें अपनी प्रेम कहानी याद आ गई। अपनी जवानी के दिन याद आ गए। उन्होंने आज तक संतोष को कभी भी माफ़ नहीं किया। पहले प्यार का गम ऐसा ही होता है जिसे याद करके हमेशा उनकी आंखें पनीली हो जाती थी। पर आज संतोष को याद करके उनकी आंखें जैसे मुस्कुरा रही थी। आज उन्होंने संतोष को दिल से माफ़ कर दिया था और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की थी कि संतोष भी उन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि यह लड़ाई उनके अकेले की कभी भी नहीं थी। उन्होंने भी तो संतोष से प्यार किया था, फिर अकेला वही दोषी क्यों? दोषी तो दोनों हुए ना। पूनम माँ बाप की इकलौती बेटी थी, 2 भाइयों की अकेली बहन, बिल्कुल लाडली। सब चाहते थे उनकी शादी भाइयों से पहले हो। और फिर संतोष सबसे बड़ा बेटा था। पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। घर की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर थी और 2 छोटी बहनें थी उसकी।
अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किए बिना वह खुद उनसे पहले शादी कैसे कर सकता था भला। बस यही मजबूरी थी उन दोनों के बीच में। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर मजबूर थे अपनी परिस्थितियों के आगे। ना संतोष पूनम से कह सका और ना ही पूनम उसे समझ पाई। संतोष उनसे समय मांगता रहा और पूनम संतोष से अपना भविष्य पर। माँ चलिए ना, नानी जी इंतज़ार कर रही होंगी, काफ़ी देर हो गई है। रचना ने पूनम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। पूनम ने रचना को नज़र भर कर देखा। आज वह पहले से ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आश्चर्य होता था उसे देखकर। दुबली पतली सी उस लड़की में कितना सारा आत्मविश्वास भरा था। 3 साल तक उसने रितेश की नौकरी लगने का इंतज़ार किया था। क्या उस पर उसके परिवार का दबाव नहीं था? बिल्कुल होगा, पर वह बिल्कुल डटी रही अपने प्यार के लिए, संबल बनकर खड़ी रही अपने प्यार के लिए और इंतज़ार करती रही केवल अपने प्यार के लिए। रितेश टूट रहा था अपनी परिस्थितियों के आगे, पर एक बार तो उसने खुद रितेश को फ़ोन पर रोते हुए भी देखा था। वह लगातार रो रहा था और कह रहा था, रचना तुम प्लीज़ शादी कर लो, मेरा क्या पता कब नौकरी लगेगी भी या नहीं, मुझे तो अब विश्वास ही नहीं है। उधर से रचना ने क्या कहा वो सुन नहीं पाई थी, पर इतना तो ज़रूर था। उसके बाद उन्होंने रितेश को हमेशा मजबूती से खड़े होते देखा था। ये उसका विश्वास ही तो था जो दोनों आज उनको मिलाए हुए था, जो आज उन्हें उनकी मोहब्बत को मंजिल मिल गई। पूनम सोच रही थी, काश उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती अपने वक्त पर। काश उन्होंने भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया होता। काश उन्होंने भी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके होते, तो शायद आज वह एक साथ होते। पूनम के दिल का बोझ आज जैसे हल्का हो गया था। आज उन्होंने संतोष को माफ़ कर दिया था, पर क्या संतोष ने भी उसे माफ़ कर दिया होगा? पता नहीं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं इस बात का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।